बोल सकती। तो क्या मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो महिलाएं भूल जाएगी? बनारस में जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ वो महिलाएं भूल जाएगी? कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस लड़की और उसके परिवार, जिस बहन के और उसके परिवार के साथ इतना अत्याचार किया, क्या वो लड़की भूल जाएगी? क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस लड़के ने उस 17 साल की बहन के साथ अत्याचार किया, क्या वो भूल जाएगी? तो ये सब चीजें महिलाएं याद रखीगी और उनका फैसला जरूर होगा। विपक्ष की रणनीतिक जीत है और इस देश की रणनीतिक जीत है, क्योंकि भारत की मिट्टी ऐसी रही है कि मोहब्बत को स्वीकार करती है, न्याय और ईमानदारी को स्वीकार करती है। नफरत का बीज भारत की मिट्टी में पनप नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत का बीज इस देश में बोने की कोशिश कर रही है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीतिक जीत तो है ही, समस्त देशवासियों की और महिलाओं की जीत है। आरक्षण लागू कीजिए, कितनी महिला सांसद। अब पहला नंबर बात कि वहाँ जो महिला जो पहुँच रही है, किसी के पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, किसी के बाप एमएलसी रहे, किसी का कोई कुछ रहा है, कोई शोषित वंचित तबका का यदि कोई व्यक्ति यदि लोकसभा सदन में जाता है तब हम मानते हैं कि आरक्षण सही। इन्होंने षड्यंत्र के तहत उत्तर भारत में सीटों की संख्या को बढ़ाने का जो विधेयक पास कराने का काम किया था ताकि सीट बढ़ सके और उत्तर भारत के दम पे संपूर्ण देश पर राज कर सकें और ध्रुवीकरण की राजनीति कर। और ये बिल के आड़ में जो डिलिमिटेशन में जितनी ज़्यादा खामियां थी, उन खामियों को छुपाने के लिए ही पक्ष के जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने इसके साथ ऐड किया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह पेश किया, ताकि एक सिंपैथी अगर ये गिरे, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो अगर ये बिल गिर जाता है तो उनके पास एक सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका होगा और वो महिलाओं का वोट गेन कर सकते। जुड़ना चाहिए कि कोटा विन कोटा, मतलब आरक्षण में आरक्षण। अगर 33% महिलाओं की भागीदारी है तो उसमें तय करें कि इतना आरक्षण हम ओबीसी को देंगे, इतना एससी को देंगे, इतना एसटी को देंगे। ये बात पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि वही लोग अब संसद में आ रहे हैं जिनके पास पूंजीपति है, जिनके पास धन बल। 33वां जो संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था उसमें भाजपा सरकार ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। इसमें 2 स्पष्ट मत है। पहला मत जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था 2023 में पारित हो चुका था और 16 अप्रैल को इन्होंने भारत के राज्यपत्र में इसकी सूचना भी निकलवाई थी, लेकिन किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जाए उसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस बिल को परिसीमन के बिल में नत्थी कर दिया ताकि देश की जनता जो है गुमराह हो सके और इनके काले कारनामों को पहचान ना सके। ये बिल पूर्ण रूप से महिलाओं को जो मूल रूप से जो ओबीसी एससी एसटी हैं इन्होंने कह तो दिया कि हम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगे, लेकिन उस 33% में उन्होंने नहीं कहा कि उसमें कितनी ओबीसी होंगी, कितनी एसटी होंगी, कितनी एसटी होंगी। जो भाजपा सरकार कहती है कि हमने महिलाओं का सम्मान किया है, तो देखेंगे उनकी जो पार्टी में महिला एमपी हैं वो टोटल हैं 31% और वहीं टीएमसी में है 33%। इससे इनका जो है दो मुँहा सांप वाला चेहरा उजागर होता है और ये विधेयक किसी भी कीमत पे हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए उचित नहीं है। इसको वापस होना ही सही था और इसका हम स्वागत करते हैं। विपक्ष ने पहली बार लोकसभा में सरकार के को एक बड़े झटके के तौर पे इसे देखा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि विपक्ष की रणनीतिक जीत है? आने वाले समय में विपक्ष सरकार को कई और मुद्दों पे घेरेगा? देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष की जीत नहीं है, विपक्ष पर जितने लोगों का विश्वास है, जितने लोगों ने विपक्ष से एक उम्मीद लगाई थी कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनकी जीत है। और आने वाले समय में भी विपक्ष लगातार जोरदार टक्कर देगा और जब भी ऐसे अलोकतांत्रिक और अमर्यादित विधेयक संसद भवन के पटल पर रखे जाएंगे तो विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा। अगर परिसीमन बिल पास होता तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ एक बड़ी बढ़ोतरी आती सीटों की संख्या में, तो क्या लगता नहीं है कि बीजेपी का आने वाला जो चुनाव था उसमें जीतना आसान हो सकता था और विपक्ष के लिए मुश्किल होती थी? देखिए, इसमें अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जो दक्षिण भारत की राजनीति है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में भाजपा जो है अधिक सीटें नहीं जीत पाती है। तो इसलिए इन्होंने षड्यंत्र के तहत उत्तर भारत में सीटों की संख्या को बढ़ाने का जो विधेयक पास कराने का काम किया था ताकि सीट बढ़ सके और उत्तर भारत के दम पे संपूर्ण देश पर राज कर सकें और ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकें। इन्होंने हमेशा हिंदी और तमिल तेलुगु लाने का काम किया है और सदैव देश की जनता को आपस में लाने का काम किया है। अगर ये बिल पारित हो जाता तो मूलतः उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग जो थे वो ठगे जाते और उनके अधिकारों का हनन होता। पहले भी उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया था और एक हथकंडा था, ब्रह्मास्त्र था कि उनके साथ किस तरह अन्याय किया जाए। महिला आरक्षण बिल को परिसीमन के साथ जोड़ देना कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है? सरकार जानबूझ के महिलाओं को गुमराह करना चाह रही है? बिल्कुल ये गुमराह करना चाहती है। देखिए, आपको पता होगा वर्तमान में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चुनाव चल रहे हैं। तो इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का काम किया कि ताकि महिलाओं के मस्तिष्क में बात डाली जा सके कि जो विपक्ष की सरकार है, जो विपक्ष के लोग हैं, जहाँ विपक्ष की सरकार है वो आपके हितैषी नहीं है और इसलिए आपके आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र
के नाम का संबोधन किया था, हालांकि वो औपचारिक होता, आधिकारिक होता है, उसका सारा खर्चा सरकार वहन करती है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। आप किसी भी तरह इसे संबोधन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक घड़ियाल के आंसू बहाकर विपक्ष के दामन पे दाग लगाने का काम किया और महिलाओं को गुमराह करने का काम किया। तो लगभग 30 मिनट की स्पीच में 58 बार जिक्र आया कांग्रेस का। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार क्लियर नहीं कर पाई कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते थे राष्ट्र की बात के संदेश में। आपको क्या समझ में आता है? प्रधानमंत्री जी यही कहना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी अपने झूठ के कारनामों को छिपाना चाहते थे। उन्होंने जो पर्दे के पीछे से खेल रचा था और उनके सरकार में बैठे लोगों ने जो खेल रचा था वो छुप सके और उसका सारा जिम्मा जो है, सारा बोझ, सारे आरोप बेबुनियाद जो थे विपक्ष पे डाल सके। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, क्योंकि कांग्रेस इस समय देखा जाए तो उनको लगातार टक्कर दे रही है। एक आखिरी सवाल है कि लोकसभा संवाद की जगह है, वहाँ से सरकार का बिल गिरता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का किसी राजनीतिक दल पे वो लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना, इसे किस तरह से देख रहे हैं लोकतंत्र के लिहाज से? देखिए, लोकतंत्र में क्रिया प्रतिक्रिया, वाद विवाद तो चलता रहता है, लेकिन वो किस आधार पे हो रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आपका बिल संसद भवन में गिरा है तो उसके पीछे देश की करोड़ों जनता की भावनाएं जुड़ी थी। वो देश की जनता का एक उम्मीद था जिसको विपक्ष ने जगाया, खास तौर पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और अन्य दलों ने। जो पीडीए का विश्वास था, जो उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास था और अन्य जो विपक्षी पार्टियां, उन पर जो जनता का विश्वास था, उसे बचाए रखने का काम विपक्ष ने किया है। और ये बिल, मैं आपको पुनः सूचित करता हूँ, पूर्णतः लोकतांत्रिक है और इस बिल में जो चीज़ जुड़ना चाहिए कि कोटा विन कोटा, मतलब आरक्षण में आरक्षण। अगर 33% महिलाओं की भागीदारी है तो उसमें तय करें कि इतना आरक्षण हम ओबीसी को देंगे, इतना एससी को देंगे, इतना एसटी को देंगे। ये बात पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि वही लोग अब संसद में आ रहे हैं जिनके पास पूंजीपति हैं, जिनके पास धन बल बाहुबल है। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं जो कि समाज के निचले तबके से उठे हैं और संघर्ष करके पहुंचे हैं। उसका उदाहरण भगवतिया देवी जैसे लोग थे जिन्होंने कभी संसद भवन में बैठकर देश के संविधान और देश के लिए तय होने वाले तमाम मुद्दों पर अपनी वक्तव्य रखा था। देखिए, वो बिल भाजपा की राजनीतिक साजिश का हिस्सा था और उसको लोकसभा में गिरना ही था। हमारा सीधा सवाल ये है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब ये वो बिल लेकर क्यों नहीं आए? 2019 में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब ये बिल लेकर के क्यों नहीं आए? उसके बाद 2023 में बिल लेकर के आते हैं, उस पर पूरा विपक्ष इनका साथ देता है, समर्थन करता है, वो बिल पास होता है। तो 2023 में लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद उस बिल को लागू क्यों नहीं किया गया? पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को आरक्षण देना, विपक्ष, सारा विपक्ष ये कह रहा है कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में हैं। पूरा देश कह रहा है, देश के बौद्धिक लोग जो भी हैं सब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आप 33% आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ करके और साजिशन ऐसे लोकसभा क्षेत्रों का आप जो है गठन करेंगे, ऐसे नए लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे जहां आपकी पकड़ मजबूत है, जहां आपकी पहुंच मजबूत है, और आप महिलाओं को आरक्षण देने की आड़ में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, तो ये इस देश को गवारा नहीं होगा। विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, क्या आप इसे विपक्ष की रणनीतिक जीत मानते हैं? ये विपक्ष की रणनीतिक जीत है और इस देश की रणनीतिक जीत है, क्योंकि भारत की मिट्टी ऐसी रही है कि मोहब्बत को स्वीकार करती है, न्याय और ईमानदारी को स्वीकार करती है। नफरत का बीज भारत की मिट्टी में पनप नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत का बीज इस देश में बोने की कोशिश कर रही है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीतिक जीत तो है ही, समस्त देशवासियों की और महिलाओं की जीत है कि महिलाओं की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रचना चाहती थी कि महिलाओं की आड़ में और जो है अपना पांव पसारना चाहती थी, वो बिल गिरा है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार है और विपक्ष की और पूरे देश की रणनीतिक जीत है। पर सीमा बिल पास होता तो जो चुनावी व्यवस्था है उसमें बीजेपी आपको लगता नहीं मजबूत हो जाती और विपक्ष के लिए मुश्किल होती? बिल्कुल। देखिए, कौन मजबूत होगा कौन कमजोर होगा ये जनता तय करेगी, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप विपक्ष आज कह रहा है, पूरा देश हम भी कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और जरूरी है इस देश के लिए। भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके आधार पर सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन अलग चीज़ है और महिला आरक्षण अलग चीज़ है। आप दोनों को एक मिलाना क्यों चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि जो 543 सीटें हैं आप उसमें 33% आरक्षण लागू करिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन का बिल लेकर के आइए, सीटें बढ़ाइए। जब सीटें बढ़ेगी तो फिर आरक्षण उस हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन आप दोनों को गड्ढ मड्ढ करके और क्या कहते हैं राजनीतिक साजिश उसको बना करके, और देखिए वो क्या कहते हैं, एक तो इनका षड्यंत्र देखिए कि दोनों बिलों को मिला करके अपने चुनावी हथखंडा उसको बना करके मजबूती लेने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये मुद्दा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए कि जिस दिन ये बिल गिरा लोकसभा में, उसके आधे घंटे के भीतर महज इनका छपा हुआ पोस्टर लेकर और सदन में
सदन में धरना करने के लिए तैयार हो गए। मतलब इनको पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन ये केवल ये चाह रहे थे कि अगर नहीं पास होगा तो हम देश में रोना रोएंगे कि हम तो महिलाओं के साथ हैं। इस देश का विपक्ष कांग्रेस, सपा, टीएमसी और तमाम विपक्षी दल वो महिलाओं का हित नहीं चाहते। जबकि हकीकत यह है कि जितनी भाजपा की महिला सांसद हैं, एक महिला सांसद ने आवाज उठाई हो मणिपुर में जिस तरह की महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार हुआ, तो अब बताइए इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस, कठुआ, बनारस जैसे कांड हुए, किस महिला सांसद ने आवाज उठाई? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के साथ साजिश करते हुए और जिस तरह का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही है, विपक्ष लगातार उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये देश उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और हम इस तरह की किसी राजनीतिक साजिश को देश में चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने इसके बाद राष्ट्र के नाम का एक संदेश दिया जिस पे बड़े बहुत विवाद हुए, उसे लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के पास अपना काम बताने को कुछ बचा नहीं है। 2014 से इनकी सरकार है और तीसरी बार की सरकार है। इस 3 बार की सरकार मतलब तीसरा टर्म चल रहा है। इतने अपने शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको बतौर भाजपा की, बतौर अपनी उपलब्धि या जनता के सामने रख सके। इन्होंने कोई देश हित में ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसको ये अपने चुनाव जीतने के लिए जनता के सामने रख सके कि हमने ये काम किया है इसलिए हमको वोट दीजिए। ये केवल राहुल गांधी को छोटा दिखा करके, केवल विपक्ष को छोटा दिखा करके और केवल दूसरे की निंदा और बुराई कर करके खुद को बड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश इनकी साजिश समझ चुका है। 2024 में जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो देश जान चुका था कि किस लिए नारा दे रहे थे, और अगर 400 पार हुए होते तो आप इनकी मंशा समझिए इसी तरह का काम करते, इसी तरह के असंवैधानिक भी लोकसभा राज्यसभा में लाते और पास कराते और मनमाने ढंग से हिटलर शाही तरीके से देश चलाते। तो मोदी जी के पास अपनी सरकार का कुछ बताने को है नहीं, सिवाय कांग्रेस के, सिवाय विपक्ष पर आरोप लगाने के और सिवाय उनको जो है उनकी छवि धूमिल करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। महिला आरक्षण को लेकर जो परिसीमन बिल गिरा है, हम आरक्षण चाहते हैं लेकिन सब लोग को आरक्षण चाहते हैं। कोटा पे कोटा जो कहा जा रहा है किसी को एक आदमी को दे देना, हम चाहते हैं कि सबको आरक्षण मिले। 33% जो आरक्षण आ रहा है सबको दिया जाए, जातीय जनगणना करा के दिया जाए। हमारी मांग है कि आप जातीय जनगणना कराइए और आरक्षण सबको दीजिए। सरकार का ये बिल लोकसभा में गिरा है, क्या आप इसे विपक्ष की रणनीतिक जीत समझते हैं? सरकार का नहीं, ये पूरे भारत की महिलाओं का जीत है। पूरे भारत में जितनी हमारी बहनें निवास करती हैं उनकी ये जीत है। इसलिए ये जीत है कि भाजपा सरकार नैरेटिव एक सेट करना चाहती थी। लगातार अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव कुछ प्रदेशों में हो चुके हैं। ये नैरेटिव सेट करना चाहती थी कि ये विपक्ष जो है महिलाओं के खिलाफ है, महिला बिल के खिलाफ है। ये गलत बात है। हम महिला बिल के खिलाफ नहीं है, हम भारत की हर उस महिला के साथ खड़े हैं जो वंचित हैं। हर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जो कमज़ोर है। अगर ये बिल पास होता तो जो चुनावी व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव आता। 850 लोकसभा की सीटें होती, उत्तर प्रदेश में बढ़ के 120 होती। तो क्या भाजपा जब इससे पहले क्लीन स्वीप की उत्तर प्रदेश में, तो क्या विपक्ष के लिए मुश्किल नहीं होता? विपक्ष के लिए मुश्किल नहीं होता। इस बात को 2024 में हम लोग दोहरा चुके हैं। विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव में 80 में 79 सीटें रही हैं बीजेपी के पास 79 सीटें रही हैं। लेकिन जो महिला बिल था, एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा था। जनता के बीच में गलत नैरेटिव डालने का ये लोग काम किए कि ये लोग महिला बिल के खिलाफ, हम महिला बिल के साथ हैं और खड़े हैं जब इस देश की तमाम महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। लोकसभा में बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम देश को संबोधित किया, और जब लोकसभा में जो समाज की व्यवस्था है उससे इधर प्रधानमंत्री ने बाहर विपक्ष में बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को लेकर आप क्या समझते हैं? राष्ट्र को संबोधित नहीं किए हैं, राष्ट्र को केवल भरमाने का काम किए हैं, पहली बात। दूसरा बात ये है कि जो महिला बिल था, जब आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी भाजपा से कितनी महिला सांसद हैं? पहले तो आप अपने पार्टी में आरक्षण लागू कीजिए। कितनी महिला सांसद? अब पहला नंबर बात कि वहाँ जो महिला जो पहुँच रही हैं, किसी के पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, किसी के बाप MLC रहे, किसी का कोई कुछ रहा है, कोई शोषित वंचित तबका का यदि कोई व्यक्ति यदि लोकसभा सदन में जाता है तब हम मानते हैं कि आरक्षण सही है। वहाँ जब जा रहा है तो समझिए किसी के पिता केंद्रीय मंत्री, किसी के पिता MLC, यही लोगों को सदन में मौका मिल रहा है। नहीं हुआ है, जनता के नज़रिए से बिल पास हुआ है। अगर ये बिल पास हो जाता तो जो सदियों से चलते आ रहा है कि एक विशेष वर्ग का इंसानी राजनीति सत्ता लेता, उसी तरह औरतें भी, जो महिलाएं भी होती, उसी विशेष वर्ग की आती जिनके पास धन बल था और शक्ति था। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये बिल के आड़ में जो डिलिमिटेशन में जितनी ज़्यादा खामियां थी, उन खामियों को छुपाने के लिए ही पक्ष के जो
सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने इसके साथ ऐड किया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह पेश किया, ताकि एक सिंपैथी, अगर ये गिरे, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो अगर ये बिल गिर जाता है तो उनके पास एक सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका होगा और वो महिलाओं का वोट गेन कर सकते हैं। लेकिन इसको देश की जनता ने समझा और विपक्ष पे जितने लोगों ने भरोसा किया था, विपक्ष ने भी उनके भरोसे पे पूरा खरा उतरे और इस बिल को रोका। इस बिल का गिरना विपक्ष की रणनीतिक जीत मानते हैं? नहीं, राजनीतिक जीत से सबसे ज़्यादा जरूरी कि देश के हित में ये फैसला आया है। अगर ये बिल आ जाता तो क्या भगवतिया देवी सिंह जैसी जो महिला थी कभी संसद पहुंच पाती, जो आज से करीब 30 साल पहले संसद पहुंच गई थी। मुन्नी रजक जो भी विधान परिषद की सदस्य बिहार में, क्या उस जो एक धोबी का काम करती थी, क्या उस जैसी महिला पहुंच पाती? क्योंकि कोटा विदिन कोटा का इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो जब जिसके पास पैसा रहेगा वही तो लड़ सकता है ना सर। तो ये देश का जीत हुआ है। महिला बिल तो पहले पास हो चुका हाँ है, बिल्कुल, वो डिक्लेरेशन के लिए था। जब ये बिल पास हुआ तो उसमें हाँ कोटा की हाँ प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसको ऐड किया गया कि ये डिलिमिटेशन के साथ आएगा। इसका मतलब जो डिलिमिटेशन में जितनी खामियां थी उसको ढकने के लिए उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राफ्ट किया गया, 2 दिन का ही टाइम दिया गया था। इसको समझ भी नहीं पाए थे लोग और इसको पेश किया गया चुनाव के ही दौर में, जब सारा देश चुनावी रणनीति में बिजी था। तो इसी बीच में ये एक ट्रम्प कार्ड खेला गया, लेकिन ये फेल हुआ। जनता ने इसको समझा। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया उसके बाद और विपक्ष को निशाने पे लिया, इसे किस तरह से? ये तो वो हमेशा से करते आ रहे हैं ना, हमेशा से वो मन की बात करते, देश की बात नहीं करते। तो उसी तरह उन्होंने एक बात की और इसमें भी सिंपैथी, उसने बोला कि महिलाएं सब कुछ भूल सकती लेकिन अब अपना अपमान नहीं भूल सकती। तो क्या मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो महिलाएं भूल जाएगी? बनारस में जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ वो महिलाएं भूल जाएगी? कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस लड़की और उसके परिवार, जिस बहन के और उसके परिवार के साथ इतना अत्याचार किया, क्या वो लड़की भूल जाएगी? क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस लड़के ने उस 17 साल की बहन के साथ अत्याचार किया, क्या वो भूल जाएगी? तो ये सब चीज़ें महिलाएं याद रखीगी और उनका फैसला जरूर होगा। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि आप क्रेडिट ले लीजिए, बिल पास होने दीजिए। ये तो उनकी आदत है ना क्रेडिट लेने का। वो ये तो उनकी आदत है ना। नहीं, ये उनकी आदत है ये क्रेडिट लेने का, कि जितना भी पक्ष के समय में अच्छा काम हुआ उसका क्रेडिट वो खुद लेंगे, और जितना खराब काम हुआ सब नेहरू को जोड़ेंगे, और नेहरू के बाद आने वाले कांग्रेस के सत्ता, और या तो फिर लालू यादव या फिर मुलायम सिंह यादव पे। उसके अलावा इनका कोई काम रहा नहीं है पिछले जितने सालों से ये राज कर रहे हैं। तो क्रेडिट तो इनका लेने का काम रहा है।